हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, घड़ी में 9 बज गए हैं और मेरा प्रॉमिस रहता है कि रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक नया डिटेल्ड सिलेबस लेकर आएँ। आप सभी को मालूम है कि एसएससी एमटीएस की अब जो एग्ज़ाम डेट है बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना ग्रामर के सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज़ कर लिया हो। देखिए, ये किन बच्चों के लिए यूज़फुल रहने वाली है मेरी ये क्लास, जिनने ग्रामर का प्रॉपर रिवीजन कर लिया है और अब वो ये चाहते हैं कि सर हमको केवल एमसीक्यूज़ लगाने हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं सर, अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, जो कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, टाइम कम लगे लेकिन आउटपुट ज़्यादा लगे, ऐसे बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें। क्योंकि मैं अपनी क्लास के अंदर बेटा टाइम एंड एक्यूरेसी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करता हूँ। देखिए, मुझे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, जिस बंदे के पास में टाइम है, जिसके पास एक्यूरेसी है, वो बंदा कर जाएगा, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। कंसेप्ट सबको आते हैं, कंसेप्ट सबको आते हैं, लेकिन सही टाइम पे इम्प्लीमेंट कहाँ करना है और टाइम को कैसे तरीके से मैनेज करना है, वो जिस बच्चे को आ गया, उसका 101% 2025 वाला एग्ज़ाम उसका क्रैक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए, आज जो हम है सेट नंबर 43 आपको करवाने जा रहे हैं और सेट नंबर 43 को मैं आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आपको बता दें। इसमें पूरा का पूरा ग्रामर मिलेगा आपको, वोकैब सेक्शन मिलेगा और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जैसा रियल पेपर में आया था, जैसे ओरिजिनल पेपर में आया था, वही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द डॉग ईगर वेव्ड इट्स टेल व्हेन इट सॉ इट्स ओनर। जब डॉग ने अपने मालिक को देखा तो वह जोर जोर से अपनी पूंछ को हिलाने लगा। तो देखिए, यहां पर वेव्ड क्या है, वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहां पर ये तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, हमको चाहिए एडवर्ब। आपको ईगर नहीं कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, ईगरली कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, ईगरली। तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ईगरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एडवर्ब का पहला ही क्वेश्चन आ गया है। मैं कई बार कह चुका हूं कि भैया आप एडवर्ब चैप्टर को एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, इनको ज़रूर तैयार करें, इनमें से गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में एंगेजिंग। द स्पीकर डिलीवर्ड एन एंगेजिंग स्पीच दैट इंस्पायर्ड द ऑडियंस। स्पीकर ने यानी वक्ता ने एक बहुत ही आकर्षक, एंगेजिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव, मन को खींच लेने वाला, मनमोहक, उसने क्या किया, अट्रैक्टिव स्पीच दी जिसने ऑडियंस को इंस्पायर करा। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब होता है डल, एनर्जी नहीं हो, जिसके अंदर हो एनर्जी ना हो। और ये कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अननेसेसरी का मतलब जो यूजफुल ना हो। तो यहाँ पर देखिए, एंगेजिंग स्पीच दी, इसका मतलब कैप्टिवेटिंग स्पीच दी है, इंटरेस्टिंग स्पीच दी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। 3 में आपको क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। देखिए, करेक्टली सेंटेंस होता है और करेक्टली स्पेल्ट, दो तरह के पैटर्न आते हैं मिस स्पेल्ट वाले में से। एक पैटर्न तो ये आपके सामने है, एक सेंटेंस है और उसमें से आपको स्पेलिंग्स चेक करनी है। और दूसरा पैटर्न आता है जो अभी आगे आएगा, जिसमें वर्ड्स दिए रहेंगे और उस वर्ड में से आपको प्रॉपर स्पेलिंग बतानी है। तो शुरू हो जाइए। लाइब्रे लाइब्रारियन, ये तो गलत स्पेलिंग है। लाइब्रेरियन ठीक है स्पेलिंग, लाइब्रेरियन ठीक है, लिबरियन ये गलत है। तो 2 और 3 में से कोई एक चेक करना है। टोल्ड द चिल्ड्रन की स्पेलिंग ये गलत है, यहाँ पर सही स्पेलिंग इसमें दी हुई है चिल्ड्रन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है हमारे लिए। बाकी सारी स्पेलिंग ठीक ठाक है और अगर आप चेक भी करेंगे तो सारी स्पेलिंग सही मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। शी हैड अ डैश फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसके पास में क्या है, एक प्रॉपर उसके पास में ब्यूटीफुल आर्ट को क्रिएट करने के लिए क्या है, क्या पोस्ट है,
कोई पद होता है ब्यूटीफुल क्रिएट करने के लिए? नहीं। मोड का मतलब मेथड होता है कि कोई मेथड है उसके लिए। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई कारण हो या अचानक से ट्रिगर होने लगी कोई बात। और टैलेंट मतलब नेचुरल एबिलिटी। तो उसके पास में क्या हो सकता है बताइए? आर्ट वर्क करने की क्या हो सकती है? टैलेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? फ्री हिट क्वेश्चन था, किया जा सकता था, इतना टफ नहीं है। जो बच्चे मेरी क्लास को कंटिन्यू 42 डेज से देख रहे हैं, आप बिलीव कीजिए ये सारी चीज़ें ना पेड कोर्स के अंदर दी जाती हैं आपको, जिसको मैं फ्री दे रहा हूं आपको। मैं पूरी क्लास मेरी फ्री पड़ी हुई है, आप पूरा यूट्यूब पे छान लेना। आई थिंक मेरी नज़र में अभी तक जितना मैंने यूट्यूब में देखा है, 10 में से शायद ही कोई 2 या 3 टीचर ऐसे होंगे या एक ही टीचर ऐसा होगा जो एसएससी एमटीएस की सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा होगा। और इतना बड़ा सीरीज लेकर आना हंसी खेल नहीं है बेटा, 43 सेट लेकर आना ये बहुत बड़ी बात है, दम लगती है बेटा इसको बनाने में। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए करें आप लोग। नहीं करते हैं, हमें भी बड़ा डिस्करेज फील होता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद में बच्चे लाइक नहीं करते हैं। स्पेशल भैया ऑफलाइन वाले बच्चे देखते तो बड़े इन्जॉयमेंट से हैं, याद भी कर लेते हैं। अरे तो भैया लाइक भी कर दिया करो यार। अब इतना मेहनत करते हैं वहाँ क्लास में तो खूब चिल्लाते हो, अरे सर जी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे तुम्हारे अंगूठे बिल्कुल नीचे को जा रहे हैं, ऊपर को करो भैया अंगूठे अपने। लाइक करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। करना ही नहीं है, पढ़ना बराबर है। चलो ठीक है, कोई टेंशन मत लो, कमेंट बॉक्स में जो मार्क्स आए वो बता देना। अब ये भी नहीं बताना है सर, ये भी नहीं बताऊंगा सर मैं। चलो पढ़ो, जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में पढ़ना यानी कि छिपे हुए अर्थ को समझना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी जो ईडियम एंड फ्रेसेस की सीरीज पड़ी हुई है ऑनलाइन पर ही, यूट्यूब पर 200 वॉकैब का, उसमें से ही छपकर आ रहा है पेपर, उसी में से छपकर आ रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ, देख लीजिएगा और हो जाएगा सिलेक्शन। रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना, अंडरस्टैंडिंग अ डीपर एंड हिडन मीनिंग, छिपे हुए गहरे और छिपे हुए अर्थ को समझना। ऑप्शन नंबर 1 यही इसका आंसर होगा, बाकी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में मेटिकुलस, कि मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो और प्लस एग्जैक्ट हो, उसकी जो चिंता हो बिल्कुल सही हो, तो ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास तो मेटिकुलस कहलाता है। रैंडम का मीनिंग आपको मालूम है, जो मतलब कोई विदाउट मतलब विदाउट ऑर्डर हो, कभी भी कोई घटना हो जाए बिना क्रम के हो, विदाउट सीक्वेंस हो या विदाउट ऑर्डर हो, तो रैंडम हो जाता है। और केयरलेस का मतलब क्या होता है? जो लापरवाह हो, ध्यान ना देता हो। नेग्लिजेंट का मतलब भी लापरवाह होता है, लगभग केयरलेस के जैसा ही होता है। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो और बिल्कुल सटीक हो, एक्यूरेट हो। कैसी हो? एक्यूरेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। द सडन प्लॉट ट्विस्ट इन द स्टोरी। देखिए अचानक से स्टोरी के अंदर क्या आ गया? ट्विस्ट आ गया, एक घुमाव आ गया। एडेड एन एलिमेंट ऑफ डैश दैट कीप द रीडर्स ऑन द एज ऑफ देयर सीट। देखिए ऑन द एज ऑफ देयर सीट का मतलब क्या होता है? कि रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा असमंजस में डाल देना, रीडर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता को उत्पन्न करना। कहानी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट एलिमेंट जोड़ा गया जिसने रीडर्स के अंदर उत्सुकता को जागरूक कर दिया। तो क्या क्रिएट किया गया होगा? प्रेडिक्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन। रिडेंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। देखिए भैया कहानी में अगर कोई रिपीट होगी कोई चीज़ घटना बार बार, तो फिर भैया ख़त्म हो जाएगा, फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा। रिपीटेशन है, ठीक है। मोनोटोनी का मतलब होता है नीरस, डलनेस, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास में एम्बिग्यूटी, सस्पेंस। तो भैया क्या करेंगे अपनी कहानी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए? क्या करेंगे हम लोग? सस्पेंस क्रिएट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आपको सिनोनिम बताना है, दिए गए वर्ड का सिनोनिम बताएंगे। शी इज एन एपिटॉम ऑफ ग्रेस। अब एपिटॉम का मतलब क्या होता है? एपिटॉम का मतलब होता है किसी चीज का एग्जाम्पल होना, ठीक है, उदाहरण होना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
अच्छा, डिस्ट्रॉयर मतलब नष्ट करने वाला, बिलीवर विश्वास करने वाला, एडमायर प्रशंसा करने वाला। हमारा आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द 100 years old बनियान वाज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट। तो बनियान यहाँ पर क्या, बनियान ट्री है ना। तो बोला गया 100 साल पुराना जो बरगद का पेड़ था वो तेज तूफान की वजह से उखड़ गया, यानी कि नष्ट हो गया, तूफान की वजह से उड़ गया वो। तो देखिए ब्लोन ऑफ नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, ब्लो डाउन होगा। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, ब्लो के ऊपर पूरे के पूरे लिखवाए थे, उनमें से देखो एक आ गया है। अब मैं और क्या प्रूफ दूं यार, अभी तो आप लोग नहीं तैयार कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ पढ़ाया है, कंटेंट से अगर बाहर जा रहा हो तो चलो मैं एक बार को एक्सेप्ट कर लूँ कि भैया बाय माई मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अब जब पढ़ाया गया है और फिर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा मन दुखी होता है कि इतने सारे पेपर सेट कराने के बाद में नहीं कर पाया बच्चा। चलिए कोशिश करते रहे, हार ना माने, डटे रहे मैदान के अंदर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। वर्ड वन हु इज़ अ न्यू कमर, जो कोई नया नया व्यक्ति हो, नया स्टार्ट क्लास के अंदर आया हो, उसको न्यू कमर कहा जाता है। न्यू कमर, कमर का मतलब क्या होता है, आने वाला। तो वर्ड है हमारे पास में नार्सिसिस्ट। ये व्यक्ति क्या होता है, ये सिर्फ अपने से ही मतलब रखता है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, आत्ममोही। अपने से ही मतलब है बस, इसको अपने मेकअप से मतलब है, अपनी गाड़ी, अपने मोबाइल, अपना मेकअप, अपने स्पेस से मतलब है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। पॉलीग्लॉट का मतलब, जैसे पॉली वर्ड आ गया तो इसका मतलब मैनी होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेजेस। तो पॉलीग्लॉट का मतलब हो गया नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो क्या करता हो, कई सारी भाषा को जानता हो। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं को जानता हूँ, तो मैं बाईलिंगुअल हूँ। अगर मैं हिंदी, इंग्लिश और बुंदेलखंडी या पंजाबी, अगर 3 भाषाओं या 4 भाषाओं का ज्ञान रखता तो मैं पॉलीग्लॉट हो जाता। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें होता है भाई भतीजावाद। मतलब आपने इंडस्ट्री में देखा है कि सुपरस्टार का बेटा क्या बनेगा, सुपरस्टार ही बनेगा। अगर मेरे चाचा जी मूवी के अंदर सुपरस्टार हैं तो भतीजे जी को भी वो लेकर चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज फेवरेटिज्म। और न्यू फाइट का मतलब देखो, न्यू वर्ड आ रहा है ना, न्यू, न्यू का मतलब ही नया होता है। न्यू फाइट का मतलब होता है नया आने वाला व्यक्ति। तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 पर आऊंगा। 11 में जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी जगह पर मेरे को एक वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैं अभी चिल्ला के मैंने बोला था कि एडजेक्टिव चैप्टर तैयार कर लो भैया, उसमें तैयार करो डिग्री, और कर लोगे तो हो जाओगे पार, नहीं करोगे तो फिर बैठे रहना पड़ेगा। पढ़ो, आज जाके डिग्री चैप्टर पढ़ लो बेटा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ 10-10 बार, पता नहीं कब आएगा, कब जागोगे आप। मेरठ इज फारदेस्ट फ्रॉम दिल्ली। देखिए 2 प्लेस हैं, जब भी 2 प्लेस आती हैं तो डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव आती है। डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव। फार पॉजिटिव डिग्री है, ये नहीं आएगा। मोर भी लगा रहे हो और फार्दर भी लगा रहे हो तो ये रॉन्ग है। मोस्ट लगा रहे हो और ईएसटी भी लगा रहे हो तो ये रॉन्ग है। कभी भी मोर आ जाए और ईआर आ जाए तो ये गलत माना जाता है। मोस्ट आ जाए और ईएसटी आ जाए गलत माना जाता है। सही क्या होगा, फार्दर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शी इज टॉलर देन अदर गर्ल्स इन द क्लास। अब इसका क्या बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, दा लगाएंगे प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, या तो मोस्ट आता है या फिर क्या आता है, ईएसटी आता है। ये 2 चीजें आती हैं। तो बस ढूंढना शुरू कीजिए। सी इज टॉल गर्ल इन द क्लास, टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, ये नहीं आएगा। शी इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है। ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं, अभी एक और चेक करता हूं मैं। इन द क्लास शी इज टॉलर, टॉलर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये भी नहीं आएगा। नो अदर लग गया, एज टॉल एज, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब मुझसे एक बच्चे ने बोला था व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को पूरा फॉर्मूला फंक्शन बताया करें, मैं थोड़ा वीक हूँ, मेरा ग्रामर नहीं पढ़ पाया है। तो टेंशन ना ले बेटा, जो भी एक्सप्लेनेशन जितना मैं बता रहा हूँ वही सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। फालतू कचरा पुट मत करो ब्रेन के अंदर। जितनी ज़रूरत है एग्जाम के अंदर पढ़ने की, आपको देखो इंग्लिश के अंदर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में डॉक्टरेट नहीं करना है,
आपको सिर्फ इतना चाहिए कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 में से आपके 18 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके हिट हो जाएं। ठीक है, अगर जीरो लेवल पे है बच्चा तो मैं उससे यही उम्मीद करता हूँ बेटा 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक तो लगभग मैं सही करवा लूँगा, और एवरेज पर है तो 18 से 20, और एडवांस लेवल वाला लड़का है तो 20 से 22। इतना मैं कह के चलता हूँ। ये हो गया आपका बिल्कुल लोअर लेवल पे है, कोई मॉडरेट पर है और कोई हाईएस्ट लेवल पर है। तो तीनों लेवल का मैंने बता दिया। आएगा इसी पैटर्न में से, इसी तरह की चीज़ें आएंगी, और बिलीव कीजिए एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है कि करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपको मेरी सीरीज़ के ही देखने को मिल जाएं, जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इसी में से डेटा देखने को मिल जाए। बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, आप संतुष्ट है, आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपके पेपर में ज़रूर आएगा इस तरह के कंटेंट में से। देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। पार्लियामेंट की स्पेलिंग ठीक है, जैसे संसद भवन। बेलिजरेंट की स्पेलिंग ठीक है, लड़ाकू। टूर्नामेंट के मतलब होता है यात्रा पे जाना, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं। आपको क्लियरली पता चल रहा है एफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है। एफिशिएंट की स्पेलिंग में क्या होता है, EFFICIENT, ये होती है एफिशिएंट की स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। इनकरेक्ट स्पेल्ट वाला हर पेपर में आ रहा है। सर जी कहाँ से तैयार करें? CGL का पुराना पेपर लगा लीजिए, जो हुआ था अभी 2000, जो पीछे बैक जो पेपर हुए हैं उसको लगा लीजिए, उसका प्री पूरा का पूरा कवर कर लीजिए। CHSL और MTS, इन 3 एग्जाम को कवर कर लो, इसी के वो देख लो मिसेस स्पेल्ट, उन्हीं में से आना है। एंटेनिम को चेक कर लेते हैं। एंटेनिम क्या कह रहा है? द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट फॉर हिज डिलीजेंट एफर्ट। अच्छा, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। क्या होता है? मेहनती, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, पेंसटेकिंग, है ना? तो देखिए, हार्ड वर्किंग ये तो हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, हमको एंटेनिम चाहिए। कंसेंशियस का मतलब क्या होता है? कोई काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो, अलर्ट हो, सजग हो। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, ये दोनों सेम सेम है, मेहनती हैं दोनों। लेजी का मतलब होता है इंडोलेंट, आलसी हो जो। तो भैया एक बच्चा तो बहुत ज़्यादा मेहनती है और दूसरा क्या है, लेजी है, आलसी है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूँ। 15 क्या बोल रहा है? द टीचर कॉल्ड अप द क्लास ड्यू टू सडन स्नो स्ट्रोम। टीचर ने क्या किया? क्लास को बुला लिया, किसके वजह से? स्नो स्टॉर्म के बर्फीला तूफान आ रहा था, अचानक से बर्फीले तूफान की वजह से बच्चों को बुला लिया। तो क्या किया? क्लास को बुला लिया। क्या किया होगा देखते हैं। बुला लिया कि पोस्टपोन कर दिया क्लास को, वो भी देखना पड़ेगा। कॉल्ड इन, कॉल्ड इन का मतलब होता है किसी को बुलाना, समन करना। ठीक है। कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है कि किसी को आस्क समवन टू आंसर, किसी का जवाब मांगना, आस्क समवन टू आंसर। कॉल ऑन होता है ना कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया, फिर आपका फीडबैक ले रहा हूं, तो फीडबैक लेना कॉल ऑन में आ जाता है। नेक्स्ट है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है शाउट करना, किसी को डांटना। फिर है कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को आगे के लिए पोस्टपोन कर देना या टाल देना। तो उन्होंने क्या किया होगा? क्लास को पोस्टपोन कर दिया होगा। भैया आज मौसम खराब है, आज ना आए। जैसे हम ग्वालियर में अगर पानी वानी बरस जाए या कुछ हो जाए तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ 3 या 4 घंटे पहले कि भैया आज ना आए, घर पे रहें और स्वस्थ रहें आप। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ। 16 में अगेन मेरे को एंटोनिम बताना है। देखिए, मैं जब एग्जाम की, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, एक लंबे समय से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा अनुभव हो जाता है कि करना क्या है। फिल इन द ब्लैंक के अंदर वर्ड दिया हुआ सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है मजाकिया। तो मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ने की तरफ नहीं जाता, मैंने सिर्फ वर्ड देखा, सरकास्टिक का मतलब मजाकिया। अब यहाँ से मैं मीनिंग निकालूंगा। एम्बिगियस वर्ड तो इनका फेवरेट बन गया है SSC वालों का, तो एम्बिगियस तो आता ही रहता है 2-3 पेपर में। हार्मोनियस का मतलब क्या? एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर। और हार्मोनियस का मतलब क्या होता है? कोई काफी ज्यादा पीसफुल हो, लड़ाई दंगा ना करता हो, शांति मिजाज वाला। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो, जेनरस हो, पोलाइट हो, अच्छा नेचर वाला हो। और र्यूनियस का मतलब क्या होता है? जो नुकसानदायक हो। अब जरा ये बताइए कि एक क्या कर रहा है? सरकास्टिक। एक क्या कर रहा है? मजाक उड़ा रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है? ग्रेशियस, उसको विनम्रता से सुन रहा है। यानी वो मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो विनम्रता से काम ले रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या बोल रहा है? द सोल्जर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्डिंग द नेशंस एंड इट्स बाउंड्री। देखो भैया, फ्री हिट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्री हिट। वर्ब चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, वो भी एडवांस वर्ब का। टू के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ में कौन सी फॉर्म लगी हुई है? आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलता हूँ। तो ये तो नहीं आना है। तो क्या आना चाहिए इसकी जगह पर? आईएनजी को हटा दीजिए और फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 पर। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा द न्यूज हैव कम एज अनदर ब्लो टू फैमिली मेंबर। मिस्टर शर्मा के अनुसार समाचार जो आया है वो दोबारा से परिवार के लिए एक बहुत ही खतरे का सबब बन गया है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है क्या एरर होगी। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा, ओके ठीक है। द न्यूज़ हैव, अच्छा देखिए, न्यूज़ को जो है ना सिंगुलर माना गया है। न्यूज़ को क्या माना गया है? सिंगुलर। और ये वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर आता हूँ। 19 में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड है मेरे पास में, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अरे देखिए, सेंटेंस को नहीं पढ़ लूँ क्या? पढ़ लेता हूँ भैया, रिस्क नहीं लेता। सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड विच मीन्स दैट देयर स्पीड मैचेस द रेट ऑफ रोटेशन। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो स्पेलिंग को मैच करना चालू करा करें। रोटेशन स्पेलिंग ठीक है, रोटेशन स्पेलिंग यहाँ पर भी ठीक है। जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी ओके, स्पेलिंग ठीक है। जियो स्टेशनरी स्पेलिंग ठीक है। कम्युनिकेशन स्पेलिंग ठीक है, कम्युनिकेशन स्पेलिंग ठीक है। सैटेलाइट, सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या है? गलत है। कितने आते हैं? यहाँ पर भी सैटेलाइट की स्पेलिंग गलत है। इसमें कितने एल आते हैं? इसमें 2 एल आते हैं, सैटेलाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 डबल एल आता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आपसे पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेजेस। द रोम वाज द डियरेस्ट चाइल्ड, रोमा वाज द डियरेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट। रोमा अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा लाडला बच्चा है। तो देखिए, मैं अगेन एक ही बात कहूँगा आपसे कि भैया ये जो ईडियम फ्रेजेस है, हमने यूट्यूब पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज, उसमें से छप कर आ रहा है। याद कर लो बेटा, केवल उसके अंदर आई थिंक मैंने 250 या 240 समथिंग होंगे यार। आज से भी अगर आपने 20 याद किए तो मेरा मानना यह है कि 10 डेज बाद में ये 200 हो जाते हैं आपके। और उसमें से आ ही रहा है, उसमें से प्रिंट पेपर मिल रहा है। कर लोगे तो निकल जाओगे। मैं बार बार, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज करें। ऑफलाइन वाले बच्चे रोज मिलते हो मेरे को, और जब वो याद करके नहीं आते ना, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, इतना इरिटेशन होता है कि बस अब, लेकिन कर भी क्या सकता हूं मैं? आखिर टीचर जो ठहरा, क्या कर सकता हूं मैं? चलो ठीक है, पढ़ लेना बेटा। एट 6 and 7, एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है? एट डिसऑर्डर। क्या होता है? एट डिसऑर्डर। सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हो। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तन या मन से नहीं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। द स्टार्स ऑफ हर पेरेंट्स आई, ऐसा नहीं होता। आपने सुना है द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है? लाड़ला दुलारा होना, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, अब हम एग्जाम के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। आज सेट नंबर हमने 43 किया है, और नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए सेट नंबर 44 लेकर आएंगे। अभी 1-2 दिन से क्लास थोड़ा सा मेरी नहीं हो पा रही है। रीज़न ये है कि मेरे पास अब ऑफलाइन में बहुत सारा वर्कलोड हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हो गए हैं मेरे पास में, और मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं यहाँ ऑनलाइन के लिए मैं डेटा बना पाऊँ मैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन आप चिंता ना करें, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा का पूरा तैयार करवाऊँगा। सारा कंटेंट इसमें रहेगा। आप अगर इन वीडियो सीरीज़ को देख लेते हैं तो इसमें से हो जाएगा और आ जाएगा आपका पेपर। ठीक है। डिस्पाइट हर बैकग्राउंड रोल इन द पास्ट। देखिए, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, हर बैकग्राउंड रोल इन द पास्ट, उसके पास्ट टेंस में कुछ उसका बैकग्राउंड का किरदार था। मिस नवल नया हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रूशियल सपोर्टर ऑफ डैश हस्बैंड।
देखिए मिस नवल नया जो है, उनका अगर इतिहास का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, उनके इतिहास में देखें तो वो हमेशा से अपने पति की एक अच्छी सपोर्टर रही हैं। तो देयर नहीं, हर्स नहीं, देम नहीं, क्या आएगा? हर हस्बैंड, अपने पति की सपोर्टर रही हैं। एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग हिम आउट ऑफ रशिया फॉर डैश ट्रीटमेंट। और उन्होंने अपने पति को रशिया से बाहर निकाला अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए। स्लो ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्रेजी पागलपन ट्रीटमेंट नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, अर्जेंट ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत थी, इसलिए उनको रशिया से बाहर निकाला। व्हेन ही वाज पॉइजन्ड विद नोविचॉक नर्व एजेंट इन 2020, जब नोविचॉक नर्व एजेंट के द्वारा 1920 में उनको जहर दिया गया। शी हैज़ बीन डैश, शी हैज़ बीन डैश, अब वो क्या हो गई? शी हैज़ बीन डैश एज द फर्स्ट लेडी ऑफ द रशिया अपोजिशन। वो रशियन अपोजिशन पार्टी की पहली महिला बन गई थी। तो शी हैज़ बीन डिलीटेड, डिलीटेड नहीं होगा। डिटेक्ट तो किसी की फॉल्ट को पकड़ लेना, गलती को पकड़ लेना नहीं। चेंज्ड बदलाव, डिस्क्राइब्ड उनको लोगों ने क्या मान लिया था? फर्स्ट लेडी मान लिया था, जो रशिया को अपोजिट करती है। एंड अब क्या हुआ इसके बाद में? एंड एलेक्सीज सेड, और एलेक्सीज का कहना था, हिमसेल्फ उन्होंने खुद कहा था, ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज इंक्रीजिंग डेस्परेशन एंड वन साइडेड फाइट अगेंस्ट द क्रिमिनल विदाउट हर्ट। और एलेक्सी खुद कहते हैं इस बात को कि वह इनकी सपोर्ट के बिना, मिस नवल नयन की सपोर्ट के बिना वह कभी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, इनकी सपोर्ट के बिना। देयर वेरी पब्लिक लव स्टोरी एंड फैमिली लाइफ, उनकी जो पब्लिक लव स्टोरी थी, उनकी लव स्टोरी काफ़ी पब्लिक थी और फैमिली लाइफ भी काफ़ी पब्लिक थी। दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे थे। एंड डैश सीन एज द इंस्पिरेशन ऑफ देयर सपोर्टर, और वो उनके सपोर्टर भी थे उनके। तो देखिए क्या चीज़ उनके अंदर बताई गई थी यहाँ पर। यहाँ पे देखिए इज के साथ में कभी बीन आता है क्या? नहीं आता। वाज बीइंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी बताई जा रही है उनके सपोर्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए दे हैव आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, तो आपको भी आगे प्रेजेंट परफेक्ट ही लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 लगेगा इसके अंदर। नेक्स्ट फिर क्या बोला गया? यूलिया, क्या नाम बताया गया है? यूलिया। अरे थैंक्स कहाँ से हो गया? अभी एक क्वेश्चन और बताना है मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग कहाँ से हो गया? यूलिया एम्ब्रोसिमोवा, बड़ा खतरनाक नाम है भाई साहब। वाज बॉर्न इन मॉस्को, कहाँ पे जन्म लिया? मॉस्को में, इन 1976। डॉटर ऑफ द रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट बोरिस एम्ब्रोसिमोव, किनकी पुत्री थी ये? बोरिस एम्ब्रोविस साइंटिस्ट की पुत्री थी यूलिया एम्ब्रोसिमोव। एज द इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स थी। एंड शी हैड अ करियर इन बैंकिंग, उनका बैंकिंग में करियर था। बट डैश हर जॉब टू ब्रिंग अप देयर 2 चाइल्ड व्हेन एलेक्सी रोज टू प्रोमिनेंस एज द अपोजिशन पॉलिटिशियन। जब एलेक्सीज क्या है कि सत्ता में आ गए थे और अपोजिशन पार्टी के लिए तगड़े में, अपोजिशन पार्टी के लिए वो खतरा बन गए थे और सत्ता में आ गए थे, तब उनकी 2 पुत्री हुई थी। और उनमें से उनकी जो पुत्री थी, जो एक जो लड़की थी, कौन? यूलिया। यूलिया ने क्या कर दी थी? अपनी जॉब को छोड़ दिया था। तो कीप बैक नहीं किया था, ब्रोक डाउन नहीं किया था, क्या कर दिया था? गेव अप। उन्होंने अपनी जॉब को त्याग दिया था, क्योंकि जैसे ही एलेक्सी सत्ता में आए तो उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो भैया उन्होंने जॉब को त्याग दिया। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।